नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत और आज मैं अपने शो की बॉनी करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है द मिश्रा शो। और बॉनी करने के लिए सबसे अच्छा अगर कोई पहला ग्राहक हो सकता है, वो होता है आपका गुरु। और मेरी गुरु विनीता अस्थाना मैम अभी मेरे साथ हैं, जिन्होंने हर वक़्त मेरा साथ दिया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, इनकी वजह से हूँ, चाहे वो गाइडेंस के लेवल पे हो, चाहे वो स्पिरिचुअल के लेवल पे हो, चाहे किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो प्रोफ़ेशनली हो। शी हैज़ ऑलवेज़ बीन विथ मी। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच रजत और अच्छी शुरुआत में भगवान करे आगे तक जाए आपका शो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैम की दूसरी बुक, जिसका नाम है दरकते दायरे। मैम की पहली बुक आई थी सिया इन एक्साइल, जिसका हिंदी में अनुवाद हुआ था बेहया के नाम से। वो बुक काफ़ी सक्सेसफुल थी और उसको मैं सक्सेसफुल इस वजह से कह सकता हूँ क्योंकि मेरे बहुत से फ्रेंड्स ने वो बुक ऑर्डर करी। और जब उन्होंने मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे आपके साथ फोटो देखी तो उन्होंने कहा कि तुम इन्हें कैसे जानते हो। सो आई सेड कि इन्होंने मुझे पढ़ाया हुआ है। तो मुझे पता चला कि बुक का दायरा सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके या मेरे जान पहचान वालों के पास है, वो उनके पास भी है जो शायद आपको बाई फेस या फिर पर्सनली नहीं जानते हैं, बट उन्होंने कहीं ना कहीं उस बुक के बारे में पढ़ा या उस बुक के बारे में जाना। और यही रीजन है कि वो छोटे शहरों में भी पहुंची जो लोग उसके बारे में पढ़ना चाहते थे। तो मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपकी दूसरी बुक के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। एंड आई होप कि हमें ऐसी बुक्स आपकी तरफ से और मिलती रहेंगी। और मेरी पूरी आज कोशिश रही, कोशिश करती हूँ और लोग पढ़ते हैं। जी, आज का जो पहला सवाल है वो मेरा है इस बुक की टाइटल के लिए, दरकते दायरे। हम्म, ये टाइटल आपने पहले जी, सोचा या फिर पूरी बुक कंप्लीट हो जाने के बाद सोचा? ये टाइटल मैंने सोचा ही नहीं। ये अच्छा। इस किताब का नाम, ये किताब ओरिजिनली लिखना शुरू करी थी 2004-5 में। और इस किताब का नाम होना चाहिए था मीट यानी फ्रेंड। ठीक है। और अच्छा। फिर अभी जब मैं समहाउ मुझे ऐसा लगा कि किताब बहुत आत्मकथात्मक हो रही है और मैंने उस किताब को बंद कर दिया। तो वो मैंने पूरी नहीं लिखी थी, मेरे ख्याल से 20-25% लिखी थी किताब। और कुछ अधूरे ड्राफ्ट जो आपके रह जाते हैं उसमें से ये नोट का एक ड्राफ्ट भी था। जब अभी लॉकडाउन में मैं अपनी दूसरी किताब जब पूरी कर रही थी, एक दिन मेरा कंप्यूटर क्रैश हो गया और मेरी जो पूरी मैन्युस्क्रिप्ट थी वो उड़ गई। और वो जो किताब है उससे मैंने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन मेरे ईमेल के ऊपर जो है, जो आपने शुरुआत में किताब में पढ़ा ना, वो एकदम सच है, मैंने लिखना वहाँ से शुरू किया था। हाँ, मैं ये चीज़ तो पूछ रहा था कि इस चीज़ का ज़िक्र काफ़ी इसमें भी कोशिश है। कर, हाँ। मैं आपको ये बता रही थी कि ये जो आपने शुरू में कहानी में पढ़ा, पाखी और नुपुर का, वो सच है, वो सही है। और मैं मेरी दोस्त राजुल से कैजुअली बात कर रहे थे और लेकर आया, उसने बोला कि ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि खो गया तो दोबारा नहीं लिख सकते। 40-50 हज़ार शब्द दोबारा लिखना आसान नहीं होता है, फिर देखता है वो कुछ पड़ा होगा पुराना, उसमें से कुछ करके निकालना। तो वहां से बात शुरू हुई। और फिर मुझे लगा हाँ, मीट का ड्राफ्ट पड़ा हुआ था मेरे पास में, मैंने वहां पर से उठाया और फिर उसको आगे बढ़ाते हुए अपनी कहानी, दूसरी कहानी नए ढंग से लिखी। अच्छा, तो ये हाँ। कहानी अपनी ओरिजिनल कहानी से कितनी अलग है? अपनी ओरिजिनल कहानी से काफ़ी अलग है। मैं बोलूँगी कि जो शुरुआती चीज़ें थी, केवल वही है जो मीत में से आई। बाकी जो असली जो कहानी की जो पात्र थे, जो कहानी में कहना चाहती थी, उन्हें मैंने उसी फ्लो में, उसी परिवेश में डाला, जो मीत के ट्रैक में ऑलरेडी चल रहे थे। और ये जो आपने नाम के लिए भी पूछा था, धड़क, जो मीत का नाम था वो सबको बेहया के बाद में एक थोड़ा प्रेशर सा बन गया है कि आपको थोड़ा-सा और कोई चीज़ ना उसमें वज़न होना चाहिए। तो कहानी में वज़न है वो अच्छा है, लेकिन नाम लोगों को इतना सूटेबल नहीं लग रहा था। जो भी मेरे कंसल्टिंग 4-5 लोग हैं। तो ये नाम मेरी बहन ने, बड़ी बहन ने सुझाया था, दरख्त दायरे, क्योंकि जो कहानी है, ये जो बाउंड्रीज है, ये हमारे कैसे समाज द्वारा सेट किए गए दायरे हैं, उन्हीं तोड़ने की बात करती है। उनमें से धीरे-धीरे ये जो कुएँ बंद कहानियाँ हैं, वहाँ कुछ जो है दरकनी होंगी, कुछ चीज़ें टूटेंगी, तभी नई रोशनी अंदर जा पाएगी। तो मुझे बहुत सूटेबल लगा और अच्छा लगा, तो फिर मैंने ये नाम चुना।
अच्छा, तो इसका बैकग्राउंड क्योंकि 2004 के आस-पास आपने सोचा हुआ था और कहीं न कहीं उसकी झलक दिख रही है। तो क्या यही रीज़न है कि जी। आपने वो जो 90s का पूरा एक ज़माना आपने दिखाया है उस बुक में और उस वक़्त की जो छोटी-छोटी कहानियाँ होती हैं, जहाँ से हम लोग निकल के आए हुए हैं, जो एक स्मॉल टाउन का एक्सपीरियंस होता है कि शाम को पूरा मोहल्ला साथ बैठा हुआ है या फिर किसी एक बच्चे के हाँ। बोर्ड के एग्ज़ाम में तो किसी की भाभी या किसी की चाची या दीदी उस बच्चे को बोर्ड के एग्ज़ाम में पढ़ाने को तैयार हो जाती हैं और पढ़ाने लगती हैं। तो ये उस वक़्त की सोच का है या फिर आपने ये अभी सोचा था कि नहीं यार अभी के टाइम पे वो ज़माना दिखाना चाहिए? नहीं, वो चीज़ लगती है लेकिन ये कहानी उस वक़्त इतनी लिखी नहीं गई थी। उस वक़्त जो हम लिख रहे थे वो हम ज़्यादा हमें लगता है कॉलेज लाइफ़ के ऊपर लिख रहे थे क्योंकि आप जिस एज ग्रुप में होते हैं, उस किस्म की कहानियाँ ज़्यादा लिखते हैं। तो उस समय मैं कॉलेज लाइफ़ पे लिख रही थी, उसमें ये कहानियाँ नहीं थी। लेकिन जब मैंने नीट का ड्राफ्ट उठाया तो मुझे लगा मैं कॉलेज नहीं मैं स्कूल से शुरू करना चाहती हूँ। तो मैंने नए सिरे से लिखा है, पर यकीनन ये कहानियाँ हमारे परिवेश में रही हैं, आस-पास तो मुझे आसानी हुई उन्हें लिखने में। क्योंकि देख रहे थे, उन्हीं के आस-पास जी रहे थे, तो बहुत मुश्किल नहीं था उन्हें रिकलेक्ट करके लिखना। हुँ। एक मेरा हुँ, सवाल और है, सबसे पहला कि हुँ। ये कहानी फ़िक्शन है या नॉन फ़िक्शन है? कहानी कोई भी फ़िक्शन नहीं होती है। दुनिया की कोई कहानी फ़िक्शन नहीं होती है। कोई-कोई कहानियाँ फैंटेसी ज़रूर होती हैं, पर फ़िक्शन की कहानी नहीं होती, पूरी तरह से काल्पनिक कुछ नहीं है। तो काल्पनिक पूरी तरह से ये भी नहीं है। जो इसमें आप कहानी देख रहे हैं अ, वो भी सच है और जिस परिवेश में देख रहे हैं वो भी सच है। पर ये कि अलग-अलग कहानियों को एक जगह लाके एकत्रित कर दिया गया। हुँ। एंड जब मैं ये कहानी पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, उसमें साल आगे जाते जा रहे हैं, वैसे ही कहानियों में वो जो म्यूज़िक आपने यूज़ किया है ना, कि अब इस वाले म्यूज़िक का ज़माना गया, अब इस वाले म्यूज़िक का ज़माना आ गया है। सो ये बहुत हाँ। इंटेंशनली आपने डाला हुआ है या फिर वो बस आपके मतलब लिखते हुए फ्लो में वो चीज़ आ गई? अच्छा जब मैंने शुरुआत जहाँ पर करी थी वहाँ पर ये फ्लो में आ गई क्योंकि जहाँ पे मैं वो कच्ची उम्र का प्यार दिखा रही थी, तो वो 90s में उस समय जिस तरह के गाने चल रहे थे, वो मैंने रॉ में लिख दिया था। मतलब लिखते हुए आपके साथ में होता है, दिमाग में कुछ चीज़ें होती हैं। आप बहुत सारी चीज़ें वो वातावरण बना रहे होते हैं, तो उससे म्यूज़िक आपके साथ में चल रहा होता है। तो वो मैंने उस हुँ, समय तो एकदम रॉ में लिखा था। फिर चीज़ें जैसे-जैसे आगे बढ़ी, फिर मुझे देखना भी पड़ा, कई बारी चेक करना पड़ा कि जिस समय मैं लिख रही हूँ ये गाना, ये वाक़ई साल तक आ चुका था कि नहीं आ चुका था। लेकिन मज़ा आया क्योंकि आप म्यूज़िक आपके मुझे लगता है कहीं न कहीं मेरे साथ में बैकग्राउंड म्यूज़िक चीज़ों का चलता है, मैं उस वातावरण को जीती हूँ। तो उस समय का जो संगीत था वो मैं उसमें डालना चाहती थी। शुरू में मैंने सोचा नहीं था, अनजाने में हो गया, फिर बाद में मैंने इसे कॉन्शियसली रखा। क्योंकि मैं भी जब ये मतलब किताब पढ़ रहा था तो उस वक़्त मैंने बीच-बीच में रुक कर के चेक किया, कि ये जो गाना आपने लिखा है, ये गाना उस वक़्त आ गया था कि नहीं आ गया था? मुझे क्योंकि पूरी उम्मीद थी कि पाठक ऐसा करेंगे इसलिए मैंने पहले चेक किया। क्योंकि हम लोगों के बचपन में ये गाने रहे हैं, अब इतना तो याद नहीं है एग्ज़ैक्टली किस साल में थे बट हाँ, क्योंकि बचपन में सुने हैं, सो एक वो बैकग्राउंड में चल रहा था कि हाँ, ये गाना सुना हुआ लग रहा है, एक बार देखते हैं ये उस टाइम पे आया था या फिर नहीं आया था। और कहीं न कहीं उन गानों की वजह से ना वो आप उस नॉस्टैल्जिया में चले गए कि हाँ, उस वक़्त में यार ये गाना हम लोग कितना सुनते थे। एंड एक्चुअली होता है क्योंकि एक आस-पास की छतों पे इस तरह का म्यूज़िक बज रहा होता था। आप निकलते हैं साइकिल से हम लोग साइकिल से स्कूल जाया करते थे। तो गुमटियों पे वो गाने बज रहे होते थे। तो वो एक माहौल रहता था। जिस इंसान को मोहब्बत हो रखी होती थी जिसका नया-नया प्यार मोहब्बत का इश्क का भूत जिसको सवार होता था, वो अलग दुनिया में होते थे लोग। उनके जो गाने गाने के तरीके थे, उनके जो सिलेक्शन थे, अच्छा अभी की तरह नहीं होता था कि आपने यूट्यूब में लगाया या किसी ऐप में लगाया और गाना आ गया फौरन। ऐसा नहीं होता था। हम लोग जो गाने रेडियो में सुनते थे कभी या आते-जाते कहीं सुनते थे, फिर ढूँढते थे कौन सी फ़िल्म का है। फिर जाते थे एक शॉप हुआ करती थी ये ऑडियो सिस्टम वाली, वहाँ जाके हम रिकॉर्ड करवाया करते थे उनको कैसेटों में, हमारी पसंद के गाने। क्योंकि पूरे-पूरे फ़िल्म के गाने लोग सारे गाने अच्छे नहीं होते थे और उतनी हैसियत हुँ, नहीं होती थी कि एक पूरा कैसेट आप खरीद लें। तो पसंद के हुँ। 10-15-20 गाने इकट्ठा किए जाते थे, फिर एक दिन जाके रिकॉर्ड करवाया जाता था और फिर लाया जाता था। तो ये वो दौर था कि लोग अपनी पसंद के गाने और अपनी प्रेमिकाओं को गिफ्ट में ये देते थे, प्रेमिकाएँ भी गिफ्ट में ये देती थी। तो वो जो गाने थे उनके साथ ये रोमांस का कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त हुआ करता था। और तभी आपने वो चीज़ बुक में भी डाली हुई है कि जब जब समीर जो है वो अपना कलेक्शन
वो उनको सुना रहा है जगजीत सिंह के गानों का कि ये देखो मैंने कलेक्ट हाँ। करके रखा हुआ है। इसमें कुछ एक मेरे दोस्तों की झलक है जो जो पढ़ते जाएँगे वो मुझे गालियाँ देते जाएँगे और मुझे पीटते जाएँगे। लेकिन मुझे मज़ा आया वो लिखने में क्योंकि ऐसा होता था कुछ लोग एक एक खास किस्म के गाने सुनते थे और आप हर वक़्त वो गाने सुनने के मूड में नहीं होते हैं। लेकिन अपनी कंसर्न अपना प्रेम दिखाने का सबसे शायद उस समय जो महँगा अच्छा इफ़ेक्टिव तरीका होता था ना तो अपनी पसंद के गाने सुनाना कि भई सारा कुछ कन्वे हो जाएगा एक बारी में। और वो बहुत हुँ। उबाऊ हो जाता था। अगर आप नहीं सुनते वो गाने और किसी ने आपको दे दिए तो बहुत मुश्किल हो जाता था वो। भी क्योंकि हम लोग समीर की बात कर रहे हैं, मैंने अपने रिव्यू जी, में भी ये चीज़ डाली हुई है। मुझे कहीं न कहीं लगता है कि जी। आपने समीर के कैरेक्टर के साथ जस्टिस नहीं किया। ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, आई नहीं, एम नॉट हुँ, एक तो ये मुझे लगा कि जैसे नाम आपने बताया कि पहले उसका नाम तो अरशद था, फिर उसका नाम समीर था, फिर हाँ, जो दीदी थी उन्होंने उसका नाम आशु रखा। तो जब मैं पढ़ हाँ। रहा था ना तो मुझे कई बार कन्फ्यूज़न हुआ, मैं कहा यार ये मैं समीर के लिए ही आशु पढ़ रहा था ना, ऐसा तो नहीं कि आशु कोई और था, समीर कोई और था। तो ये नाम अलग-अलग रखने के पीछे ये की मैंने क्या कहानी डेलिब्रेट थी? किया था। ये मैंने डेलिब्रेटली ये कन्फ्यूज़न मैंने क्रिएट किया था, आशु का और समीर का। वो मुझे इसलिए ज़रूरी लगा क्योंकि मैं जो आपने हिंदू मुस्लिम एंगल जो आपने देखा होगा उसमें, उसको मैं क्रिएट करना चाहती थी, पूरे तौर पर कि कैसे होता है कि आपको बड़ी कंसर्न रहती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, छोटी जात में ना चला जाए, बड़ी जात में ना चला जाए, ये इनके यहाँ मतलब जात-पात उत्तर प्रदेश में और उस समय का जो वो कानपुर और लखनऊ था, इतना ज़्यादा था कि आप उन लोग के साथ में खेल रहे हैं। वहाँ पर भी छोटी-छोटी चीज़ें इंगित करते थे और घर वाले ना करें, बाहर वालों का जो टोकना-टाकना था, वो बहुत ज़्यादा होता था। तो मैं उस चीज़ को मैंने डेलिब्रेटली जानबूझ के उसके नाम का वो कन्फ्यूज़न क्रिएट किया था क्योंकि मैं चाहती थी कि वो राखी की माँ की तरफ से जब वो कन्फ्यूज़न उसका क्लियर होता है, तो किस किस्म के रिएक्शन्स आते हैं। क्योंकि आपने पहले भी हुँ, देखा होगा कि जो सड़क पे प्रेस करने वाली औरत है, इसी कहानी में, वो आती है और आकर उनको टोकती है कि मन्नत टाइम तुम्हारा लड़का इधर-उधर घूम रहा है, करके। हाँ, तो वो हाँ। मैं उस चीज़ को जानते हुए वो मैंने क्रिएट किया था, कि वो कन्फ्यूज़न होना चाहिए ताकि पता चले। कुछ बातें बच्चे घर में बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं और उससे बड़ों की रिलेशनशिप में क्या असर आता है, वो चीज़ उसमें दिखाने के लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट किया। अच्छा एंड जो आपने दिखाया कि समीर की जो थोड़ी-सी मैरिज में डिस्प्यूट थे और उसमें भी आपने वो वाला हुँ, एंगल छुआ है, वो धर्म वाला, कि उसकी जो वाइफ़ है वो थोड़ी-सी हाँ, कट्टर है, उसे लग रहा है कि नहीं एक मुस्लिम होते हुए एक जो हिंदू अंकल हैं उनके लिए इतनी भक्ति क्यों है उसके मन में? हाँ, तो वो वाली हाँ, चीज़ हाँ। वहाँ पे दिख रही है। मुझे हुँ, बस जो थोड़ा-सा लग रहा है कि उसकी मैरिज का डिस्प्यूट ना थोड़ा-सा और उभर के आया नहीं क्योंकि एंड में जो उसका कैरेक्टर की एंडिंग हुई है ना, वो मुझे समझ नहीं आ रहा हाँ। था कि वो जो जिस शादी में जाना चाह रहा है, वहाँ वो पहुँच जाता या क्या हो जाता? मतलब ऐसा लग रहा था कि समीर के कैरेक्टर में बहुत कुछ था, जो कि आ सकता था और वो रह गया। वो और रह गया। वो ये एक्चुअली शिकायत मेरी मुझे लगा पाठक के तौर पे क्योंकि मुझे उस कैरेक्टर से इतना प्यार हो गया समीर क्योंकि ये पूरी की पूरी कहानी ना ये पूरी कहानी लड़कियों के इर्द-गिर्द घूम रही है और उसमें एक हाँ, मेल कैरेक्टर है, जिसके अराउंड ये सब हाँ, कुछ हो रहा है। तो वो कहीं न के कहीं आस-पास एक पॉजिटिव भी वो लगता है कि नहीं, इसके साथ अभी थोड़ा-सा और खेला जा सकता था या फिर कहीं न कहीं इसमें और डेप्थ दी जा तो सकती थी। उसके पीछे आपकी आपका क्या कहानी थॉट ना तो यहाँ पे क्यों कहानी खत्म तो कर दी? 200 पन्ने की होती नहीं उसको मैं खत्म नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा था कि उसको मैं मुंबई बुलाऊँगी और वो भी मिलेंगे सब लोग। पर उससे क्या होता कहानी बहुत ज़्यादा बढ़ वो करीब 300 पन्ने की हो रही थी और जिस किस्म का इस समय पाठक वर्ग है, वो बहुत लंबी कहानियाँ तब तक नहीं पढ़ता है जब तक किसी और एस्टेब्लिश्ड राइटर की ना हो। ऐसा फीडबैक मेरे एडिटर्स का था। और मैं उस कहानी को कम से कम समीर को मैं मुंबई तक बुलाना चाहती थी। लेकिन फिर मुझे उसे वहाँ पे खत्म करना पड़ा एक सेंटेंस में उसको कि इसको बुलाने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि कहानी किसी और ही दिशा में जा रही है। आप देखेंगे कि हम सोच तो रहे हैं कि समीर से मिलना है, तो समीर से मिलना ही नहीं था। बात वो थी ही नहीं। तो इसलिए समीर का वहाँ पर होना वो बैकग्राउंड में चलता रहता है आपके साथ-साथ लेकिन वो मेन कैरेक्टर्स में से है नहीं। वो मेन एलिमेंट में से ज़रूर है, पर वो मेन कैरेक्टर्स में से है नहीं। तो फिर उसको वहाँ पर एक सेंटेंस में जब उसका आना ही खत्म कर दिया गया कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो अपनी जो उसकी ज़िंदगी है उसके साथ वो आगे बढ़ा। अच्छा एक चीज़ और, ये जो आपने हिंदू-मुस्लिम के बारे में बात करी,
एक आपका एक जी, इसमें पैरा है जो कि पूरा इस बारे में बता रहा है जो कि अभी का जो सामाजिक माहौल बना हुआ है, तो ये आपने जी, उसपे जानबूझ करके चोट करने के लिए लिखा है या फिर वो कहानी का आपको लगा कि ये शायद इस चीज़ पे बोलना ज़रूरी था? मैं उसकी कुछ लाइनें पढ़ देता हूँ, जो कि आपने उसमें लिखा है। उसमें लिखा है आपने कि बिट्टी के सामने कुछ भी एक तरफ़ा नहीं था। गाली इस्लाम को हुँ, दो, तब भी वो गुस्सा हो जाती थी और कोई अगर हिंदुत्व और हिंदुइज़्म का राग अलापे, तो भी क्लास लगा देती थी। किसी के लिए संघी थी, तो किसी के लिए लिब्रांडू थी। ये अभी के शब्द हैं, क्योंकि अभी ये सब बिल्कुल, शब्द ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। और वहीं उसका सेकुलर हाँ, फैब्रिक हाई सोसाइटी का परपंच नहीं था। उसका सेकुलरिज़्म किसी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा तक सीमित नहीं था। उसका जन्म और परवरिश उसी परिवेश में हुआ था जिसे आज लोग समझते हैं, सपना समझते हैं। उसने इसी दुनिया को नसीम मौसी और ताहिर अंकल जैसे अपनों के साथ प्यार और शांति से जिया था। वो समीर और सुंबुल के साथ एक थाली में खाना खाकर बड़ी हुई थी। तो ये आपने हाँ, अभी के जो जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है, जो कि एक दरार बनती जा रही है, या तो कोई फार लेफ्ट होता जा रहा है, या तो कोई फार राइट होता जा रहा है। जो सेंटर की हुँ, हमारी विचारधारा जो कि हिंदुस्तान की हमेशा से रही है, वो शायद अभी कहीं न जी, कहीं दरक रही है, जो आपके टाइटल बिल्कुल। भी है। तो वो आपने इसमें डेलिबरेटली डाला है या फिर आपको बस वो लिखते हुए लगा कि नहीं यहाँ पे ये होना चाहिए था? अ, ये 2021 में ये जो बात हो रही है आप देखेंगे 2021 में जहाँ पे नुपुर और पाखी के संवाद हैं, वो 2020 और 21 में चल रहे हैं। तो उन संवादों में ये शब्दावली आ चुकी है। आप देखेंगे फार लेफ्ट की और फार राइट की और जो नुपुर है, उसमें मैंने दिखाया है कि वो थोड़ी-सी कम्युनिस्ट है। उसकी जो विचारधारा है वो अलग है और जो पाखी की विचारधारा है वो अलग है, लेकिन वो दोनों एक-दूसरे से प्रेम करते हैं। तो इसलिए वो साथ में है। तो विचारधाराएँ प्रेम के बीच में नहीं आ सकती, ये मैं दिखाना चाहती थी। और हिंदू-मुस्लिम को लेकर एक बड़ी अजीब-सी कहानियाँ बन गई हैं, जो नहीं होनी चाहिए। मैं आपको इसमें एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, बहुत ही पर्सनल सा एग्ज़ाम्पल। जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी, तो जो मेरी क्लास के टॉपर हुआ करते थे, वो मुस्लिम थे और वो क्लास में एक ही लड़का था और वो मुस्लिम लड़का था। हम लोग की स्थिति ऐसी थी, जैसे आपने किताब में भी पढ़ा होगा कि अगर उसके माँ-बाप हैं मीटिंग में, तो हम कोशिश करते थे हमारे माँ-बाप क्लास में ना घुसें, क्योंकि हमें पता है कि उस लड़के का सब कुछ एकदम 100% है पढ़ाई-लिखाई में, जो हम लोग का नहीं होता। तो इधर-उधर हो जाते थे कि कहीं उसके माँ-बाप ना हो और फिर सबकी क्लास लगाई जाएगी, देखो उसके तो आते हैं, तुम लोग के नंबर नहीं आते। वो लड़का हमेशा टॉपर रहा और हम इतने सारे बच्चों में वो इकलौता मुस्लिम था, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई हम लोग को। हम लोग उसके साथ कभी होली नहीं खेलते थे, उसका रीज़न ये था कि उसे घर में डाँट पड़ती थी, पर किसी ने कभी सवाल नहीं किया। तो ये होता था कि नहीं उसके कपड़े खराब हो जाएँगे, होली नहीं खेल सकते, उसको राखी नहीं बाँध सकते, क्योंकि उसके घर में डाँट पड़ेगी। ये उस समय भी हो रहा था, ऐसा नहीं कि अभी 70 लोग हिंदू हैं या मुस्लिम में हो गया, हमेशा से थे। हम लोग का वो दोस्त था, पर बहुत छोटे थे तो हम लोग को समझ नहीं आती थी ये बात। व्हाटएवर फिर हम लोग आगे बढ़ गए, सब अपनी-अपनी ज़िंदगी में मगन हुए। अभी 2-3 साल पहले लॉकडाउन में उसका फ़ोन आया। हम लोग सब टच में ऑफ एंड ऑन रहते हैं। अ, बड़े ऑफ़िसर हो गए हैं वो। तो बात करते-करते उन्होंने कुछ ऐसे सेंटेंस बोले जिसके बहुत नागवार गुज़रे। उसमें से ये था कि हिंदी वाले जो टीचर थे, वो मुझसे ज़बरदस्ती राम से ही रूप सुना करते थे, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। इसलिए वो मुझसे हुँ, राम के रूप सुनते थे। मुझे ये बात हज़म नहीं हुई क्योंकि हम लोग हमेशा उसको बहुत एडमायर करते रहे हैं। वो हमेशा बहुत पढ़ने-लिखने में तेज़ रहता रहा। इंजीनियरिंग करी, एमबीए करा, बहुत अच्छी पोज़ीशन में है आज की तारीख में। हम ऐसे लोगों से ये सब एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इस तरह की बात करेंगे। कितने ज़माने पहले की बात है और हिंदी के टीचर हमारे ऐसे थे कि वो हर किसी को मतलब उनके हाथ में डंडा ही रहता था और वो सबको पीटते रहते थे। ख़ास करके जो संस्कृत में रूप वगैरह होते हैं उसमें वो सबको पीटते थे। बहुत सारे बच्चे अभी भी हमको याद है जो हमारे साथ वाले लोग थे। वो कुछ छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर वो रुला देते थे। वो इतना करते थे टीचर्स ऐसे होते थे कोई-कोई। उस चीज़ को इस तरह से ब्रांड कर देना, ये हिंदू मुस्लिम था, क्योंकि मैं मुसलमान था ऐसे में, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। क्योंकि इतने बच्चों में आपको कभी कोई ऐसी भावना नहीं रही। सब इतना आराम से हम लोग रहे, हम लोग कितने साल साथ में पढ़े। कोई इस तरह की बात ही नहीं हुई कभी। पहली बार हुँ, जीवन में इतने सालों बाद आप कब की बात को किस तरह से ब्रांड कर रहे हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मुझे लगा कि जब मैं किताब लिख रही हूँ और इसमें हिंदू-मुस्लिम दोनों कैरेक्टर्स हैं, तो जहाँ-जहाँ मैं जो-जो चीज़ें एडजस्ट कर सकती हूँ, उन्हें मैं ज़रूर करूँ। इसलिए मैंने उसको
लिखा है और बिल्कुल सोच-समझ के लिखा है, क्योंकि मैं उस माहौल में बड़ी हुई हूँ। मेरी इसमें नसीम मौसी जैसे लिखा है तो वो वाक़ई मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और उनके हस्बैंड बाहर रहते थे और वहाँ पर से वो सामान जब लेकर आते थे तो हम लोग के लिए लहंगे, सूट सिलना, बनाना, ये सब नसीम मौसी करती थी और मेरी माँ के साथ मेरी टीचर थी और हम लोग इस माहौल में बड़े हैं, तो हम जानते हैं, हमने वो चीज़ें जी हैं। तो कोई आके आज अचानक 30 साल पुरानी बात के ऊपर बोले कि उस दिन मेरे साथ में ऐसा हुआ था क्योंकि मैं मुसलमान हूँ या मेरे साथ ऐसा हुआ था क्योंकि मैं हिंदू हूँ। तो मुझे लगता है कि कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया तुमको? कहाँ चला गया दिमाग तुम्हारा? आज की सोच से आप इस चीज़ को परखने लगेंगे, तो ये ठीक नहीं। हाँ, और वो आपके उसमें लेखन में दिख रहा है क्योंकि आपने बीच का ही रास्ता अपनाया है। आपने दोनों को ही बराबर बताया है कि हाँ, सोच जो है वो दोनों तरफ कट्टरता की तरफ बढ़ रही है और दोनों को ही हाँ, रियलाइज़ दोनों करना तरफ चाहिए हमेशा कि हमारा मूल धर्म ये देखो नहीं है। ठीक था, बिल्कुल, हमेशा से थी क्योंकि ये 92 के बाद का उत्तर प्रदेश है, जब बाबरी ऑलरेडी हो चुका था। तो ये ऐसा समय था जब झिझक ऑलरेडी लोगों में आ चुकी थी। पहले भी थी, पर हम लोग ना बहुत साफ बात करते थे। मतलब आज की तारीख में अगर हम दोस्तों को उन टर्मिनोलॉजी से बुला दें, जैसा हम लोग उस समय एक-दूसरे को बुलाते थे, तो आज की तारीख में वो शायद जातिवाद, धर्मवाद के नाम पे तुरंत पेश हो जाएगा। पर हँस के आज भी हम जो उतने करीब दोस्त हैं, उनसे वैसे ही आज भी बात करते हैं। क्योंकि मेरे फ्रेंड जो है वो सब लखनऊ के हैं, मेरे पति की पैदाइश भी लखनऊ की है। उनके भी फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे हैं जो मुस्लिम हैं। तो ये लोग एक-दूसरे को नॉर्मली नहीं बुलाते हैं। तो अगर हम क्राइस्ट हैं, हमें लाला बुलाया जाता है, तो उनको भी कुछ वैसे ही शब्द बुलाए जाते हैं जो मैं इस समय नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि पता नहीं इस वीडियो के माध्यम से भी कौन इसको लेके तलवार खड़ा हो जाए। पर अच्छा, आज भी लोग सही एक-दूसरे को फ़ोन पर भी वैसे बुलाते हैं। तो लोग बुरा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो उसी तरीके से उनकी दोस्ती ही वैसे थी। आज हम उस चीज़ को गाली में, हारस करने में और जाने किन-किन चीज़ों में लेते हैं। तो नॉर्मल चीज़ें भी होती है ना प्यार-मोहब्बत की, हँसी-मज़ाक की, उसको भी अगर आप रेसिज़्म में डाल दोगे, तो मुझे नहीं पता कि वो बहुत फाइन सी लाइन है कि आप मज़ाक कर रहे हैं या मज़ाक बना रहे हैं। तो वो अगर आपको समझ में नहीं आया कि मज़ाक हो रहा है कि बनाया जा रहा है, तो आप कहीं भी एक्सट्रीम जा सकते हो, नेगेटिव हो सकते हो। और मैं ये चीज़ समझ पा रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है कि लास्ट ईयर की बात है, मैं एक शॉप के बाहर ऐसे खड़ा हुआ था। वो शॉप एक जी। मतलब मुस्लिम की थी, उनका मुझे नाम आज तक नहीं पता। लेकिन वही होता है कि आप शॉप में लगातार जाते रहते हो, आप बाई फेस जानते हो एक-दूसरे को। तो मैं अपनी कैब का वेट कर रहा था, तो जैसे मैं वहाँ पे खड़ा हुआ तो वो भी बैठे हुए थे, उनके साथ में 4-5 उनके और मुस्लिम फ्रेंड्स बैठे हुए थे। तो उन्होंने पूछा, हुँ। "और भैया कहाँ जा रहे हो?" तो मैंने कहा, "बस भैया वही मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक।" तो ऑफ़िस से जा रहा हूँ। अब मैंने वो सोच के नहीं बोला था कि हाँ, कि मतलब यहाँ मुसलमान हैं और वो लोग उस चीज़ को उस वे में लेके जाएँगे। उन्होंने बुरा नहीं माना, लेकिन हाँ, हाँ। उनके साथ में बैठे हुए 3-4 लोग ऐसे थे, जिनकी भऊ में सिक्योरिटी हुई मैं देख रहा था कि उनका चेहरे का भाव बदल गया था। तो वो मैं समझ रहा हूँ अब कि एक चीज़ कहीं न कहीं सोचिए कितना मुहावरा कितना पुराना है, कितना पुराना मुहावरा है और हम लोग आम तौर पे इतना इस्तेमाल करते हैं। उसके बावजूद कौन किस बात को कब बुरा मान जाए इतनी छोटी-छोटी लोग भरे बैठे रहते हैं कि आपकी हाँ, उँगली लगी नहीं और वो फटे। जैसे मैं कभी-कभी अपने अपने जो फ्रेंड्स हैं या फिर जूनियर उनको बोलता हूँ कि आजकल ऑफेंड होने का दौर चल रहा है। आजकल इंसान बिल्कुल, हर चीज़ बिल्कुल। में ऑफेंड हो रहा है। ब्राह्मण को ब्राह्मण बोल दो, तो ऑफेंड हो रहा है। लाला को लाला बोल दो, तो वो ऑफेंड हो रहा है। जिन चीज़ों को हम लोग बचपन में मज़ाक में मतलब हम लोग सच में आप जैसे हो, आपके फ्रेंड्स आपको लाला ही बुलाते होंगे। मेरे दोस्त मुझे एग्ज़ैक्टली। मिश्रा बुलाता है, कोई पंडित बुलाता है, कोई कुछ बुलाता है। तो दोस्तों में हम लोगों ने कभी वो जाति या धर्म बीच में लाया नहीं। जो मेरा आप ये समझिए लाला का सेंस ये नहीं कि लाला बुलाए जाते हैं। लाला जब बोला जा रहा है दोस्तों में तो मतलब कंजूस व्यक्ति है। हालाँकि मैं अपनी उस देखो मेरी पर्सनैलिटी से मैं कंजूस नहीं हूँ, पर जो लाला टर्मिनोलॉजी है, वो इसीलिए क्या कंजूस है, क्योंकि लाला में कोई पैसा नहीं खर्च करते। तो वो अभी भी वैसे हुँ, रहता है कि भाई काफ़ी एरिया है, लाला कंजूस होते हैं, ऐसा होता है वैसा। पर हम लोग इस चीज़ को बुरा नहीं मानते, वी एन्जॉय दैट क्योंकि हम उसी नॉस्टैल्जिया में अभी भी जी रहे हैं और हम नहीं चाहते कि कोई भी नया व्यक्ति आके उसमें हमारा स्वाद खराब करे या कोई पुराना व्यक्ति कोई नए ग्रजेस का भार उठा के ला के हमारी उन प्यारी और खूबसूरत यादों को खराब करने का प्रयास करे। तो मैंने उसी को लिखने के माध्यम से कोशिश किया है कि मैं जितना थॉट कर सकूँ मैं कर दूँ वहाँ पे। एंड ऑफेंड होने से मुझे आपको एक इंसिडेंट शेयर करना है इस बुक का। मैं मेट्रो हुँ, में हुँ। सफ़र कर रहा था और ये बुक हाथ में लेके पढ़ रहा था। अब जी। इस बुक का जो कवर है,
मैं इस पे भी आपसे पूछूँगा हुँ, कि इसके पीछे किसका थॉट था? जब क्योंकि मैं उस चीज़ में एक्टिव हूँ, तो मैंने तो ये रेनबो देखते ही पहचान लिया कि इस बुक में क्या होने वाला है। बट हुँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं हैं। तो मैं जब ये बुक ऐसे लेके बिल्कुल। पढ़ रहा था मेट्रो में, तो हुँ, मेरे पास मतलब मैं खड़ा हुआ था, वहीं पे पास में एक गे कपल बैठा हुआ था। हुँ, और मैंने इंटेंशनली उनको दिखाने के लिए ये बुक नहीं निकाली थी, बट दे थॉट कि जस्ट बिकॉज़ वी आर गे, इस वजह से ये मेरे हुँ। सामने ये रेनबो वाली बुक लेके बैठ के पढ़ रहा है। ओहो! और उन्हें तो खुद अब पता चाहिए कि कोई पढ़ रहा है। वही अब मैंने ये बुक पढ़ना शुरू किया है और मैं बॉटेनिकल गार्डन से बैठा हूँ, जब तक मैं हौज-खास नहीं पहुँच गया हूँ ना, उन्होंने हुँ, इतना कमेंट किया है कि आजकल लोगों को रेनबो को लेकर के एक अलग क्रेज़ है, लोगों को कुछ पता नहीं है, शो ऑफ करना चाहते हैं, आपस में बात कर रहे हैं। मुझे पता है कि मुझे लेके बोल रहे हैं, बट दे वर ऑफेंडेड बाय इट कि यार इसने हम लोगों के सामने ये चीज़ क्यों निकाल दी? बड़ी समस्या है यार, बड़ी तो समस्या है। अच्छा पता है मुझे मैं बस एक लेक्चर लेने गई थी एक जगह में, तो वहाँ पर भी ये चीज़ जैसे आप बता रहे हो ना, बिल्कुल हूबहू कुछ ऐसा हुआ। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से एलजीबीटीक्यू से कुछ बच्चे थे उसमें और हम लोग बच्चे के दरख्त दायरे पे ही गए हुए थे और उनका ये कहना था कि लोग हमारे साथ शेयर करते हैं, लोग हमें घूर के देखते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉर्मलाइज होना चाहिए। मुझे ये बहुत सीधी सी बात है, कुछ बच्चे ऐसे बैठे हुए थे जैसे हम आप बैठे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि उसमें कुछ भी अलग है, मुझसे अलग है। जब कोई चीज़ मुझे मुझसे अलग लगेगी, तभी मैं उसे शायद जानने का या मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी, उत्सुकता जागेगी और मैं शायद उसे समझने के लिए देखूँ, घूरूँ, जैसा भी आप समझें। पर अगर कोई मेरे जैसा ही है, आपको मुझे देखकर अगर नहीं पता चलता है, आप तो नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि कौन गे है, कौन बाइसेक्सुअल है, कौन क्वीर है। आप अलग बिल्कुल। से दिखोगे। आप आपने बाल आपने कलर किए, ठीक है। आपने मेकअप किया है, आपने बैंगलोर पहनी है, आपने दाढ़ी नहीं बनाई है। आप स्टेटमेंट दे रहे हो। आप बता रहे हो कि आई एम प्राउड ऑफ माय आइडेंटिटी। सो व्हेन यू आर प्राउड ऑफ योर आइडेंटिटी एंड यू आर मेकिंग अ स्टेटमेंट, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? जब आप स्टेटमेंट देते हो तो इसीलिए देते हो ना कि लोग देखें। हुँ, या तो आप नॉर्मल सबकी तरह पचासों लोग आते जाते हैं, कोई किसी की तरफ मुड़ के नहीं देखता, इतनी भीड़ है दुनिया में। ट्रू। कोई नहीं देखेगा आपकी तरफ। पर आप अलग से अगर कुछ भी करोगे तो ऑफ कोर्स लोग देखेंगे। आप स्टेटमेंट दोगे तो लोग देखेंगे। अभी तक लड़कियां जब 2 जेंडर बल्कि 3 जेंडर मतलब सबसे सदियों से हम सामने देखते हैं, उसके बावजूद एक लड़की अगर थोड़ी सी अलग कपड़े पहन ले तब तो आप देखने लगते हो। तो फिर अगर बात थर्ड फोर्थ जेंडर में जाएगी तो उसको लोग देखेंगे और उसमें कुछ बुरा मानने की बात फिलहाल तो नहीं मुझे लगती है कि हम जब स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुझे पता है कि मैं जो टॉपिक लिख रही हूँ उसका एसेसिनेशन होगा, उसकी चीर-फाड़ होगी। तो जब चीर-फाड़ होगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। उसके लिए मैं कोई विक्टिम कार्ड यहाँ पे खेलने नहीं जा रही हूँ कि क्यों ऐसी लोग बात करते हैं, इतना लिखा जाए। नहीं, मुझे पता है मैंने लिखा है, मुझे जज किया जाएगा। कवर से लोग जज कर रहे हैं। कुछ लोग पिछली बार आप एक औरत दिखा रही थी जिसके हाथ में जाम था, जिसकी पीठ नंगी थी, इस बार आप पैर दिखा रहे हैं। सुनने वाले को कुछ ना कुछ कहना है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। उसके लिए मैं बिल्कुल विक्टिम मोड में नहीं जाऊंगी कि ओह लोग ऐसा करते हैं। मैं तैयार हूँ कि लोग ऐसा करेंगे। मुझे नहीं पता इसमें ऑफेंड होने की क्या बात है। चीर-फाड़ तो होगी, जब भी आप लीक से हट कर कुछ भी करेंगे। भीड़ के साथ आप नहीं चलेंगे, आपको देखा भी जाएगा, आपको घूरा भी जाएगा, आपको आपकी तरफ उँगलियाँ भी उठेंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। मुझे लगता है उसके लिए तैयार रहना चाहिए और उन्हें ऑफेंड नहीं होना चाहिए था। पर अगर वो हो गए तो मैं समझ सकती हूँ कि वो ओवर सेंसिटिव थे और आपको इग्नोर कर देना चाहिए इस बात को। हाँ, नहीं तो मैंने फिर इग्नोर ही किया क्योंकि मुझे लगा कि शायद अगर मैं इन्हें कुछ बोलूँगा या फिर समझाने जाऊँगा, तो वो फिर हाँ, कोई फ़ायदा नहीं। डिबेट हाँ, वो फिर वो पता नहीं डिबेट कब खत्म होती या फिर वो किस वे में जाती, आई एम नॉट श्योर। हाँ, बस हाँ। मुझे ये था कि एक बार शायद मैं उनसे ये बोल पाता कि आप लोग यार ये बुक ऑर्डर करके पढ़िए ज़रूर। तब आप समझ पाएँगे कि ये बुक आपको दिखाने के लिए या आपको चिढ़ाने के लिए नहीं है। ये बुक उस सब्जेक्ट को बहुत प्यार से छूते हुए निकलती है। और मैं प्यार से इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि इस बुक को मेरी माँ ने पढ़ा है और उनको कहीं पर भी इस बुक में कोई वल्गैरिटी, कोई ऐसे मतलब ऑफेंसिव चीज़ें नहीं लगी हैं जो उन्हें अगर उन्हें लगती तो वो बोलती, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हैं। उन्होंने यही मुझे पढ़ने के बाद बोला है कि समलैंगिकता को इतने प्यारे तरीके से और इतनी सफाई से
दिखाना बहुत मतलब एक अपने आप में बहुत यूनिक तरीका था। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि मैंने भी जब ये बुक पढ़ी तो मुझे ये लगा कि जैसे ही लोग जनरली दिखाते हैं समलैंगिकता को, वो उसके अराउंड बहुत सारी परतें जोड़ देते हैं। आपने उसको बहुत प्योर रखा। आपने उसमें कुछ भी चीज़ प्रॉब्लम ऐड पता है करने कहाँ की पे ज़रूरत नहीं। है? हाँ, जो आप कह रहे हो ना, मैं इसमें यही जोड़ना चाहती हूँ कि हम जब भी बात करते हैं समलैंगिकता की, हम सिर्फ फिजिकल की बात करने लगते हैं। हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमें ऐसा लगता है कि दो लड़कियां एक दूसरे को पसंद करती हैं तो उन्हें एक दूसरे से फिजिकल अट्रैक्शन, दो लड़के एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उनके दिमाग में फिजिकल इंटीमेसी के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं है। ऐसा नहीं है। जैसे हम आप प्यार करते हैं वैसे ही समलैंगिक प्यार भी होता है। बहुत सारी चीजें जो होती हैं फिजिकल, ठीक है, फिजिकल एक एलिमेंट है, लेकिन ज्यादा चीजें जो होती हैं वो यही भावनाएं, बहुत कोमल भावनाएं प्यार की, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें जुड़ी होती हैं। वो चीजें कहीं ना कहीं रह जाती हैं जब हम ग्राफिक होने लगते हैं, क्योंकि हमें हमेशा ऐसा लगता है कि जब हम बात कर रहे हैं तो हम कैसे दिखाएं समलैंगिक है। समलैंगिक दिखाने का मतलब वो संबंध दिखाएं। संबंध क्या सदा दैहिक ही होते हैं? क्या संबंध मन से नहीं होते? लोग पहले तो मन से जुड़ते हैं, देह तो बाद में आती है इसमें, लेकिन वो मन को हम एक्सप्लोर को करना ना थोड़ा सा छोड़ देते हैं। मुझे लगा कि मैं ज्यादा बात करना चाहती हूँ इस विषय के ऊपर, बजाय इससे कि मैं ग्राफिक हूँ। तो मैंने कोशिश करी है, मुझे बहुत खुशी है कि आपकी मम्मी ने उसे सराहा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उन्हें बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। एंड ये जो समलैंगिकता वाली बात है तो मुझे ये लगा, मैं अभी इसमें बताऊंगा नहीं कि ये कहानी किसकी है, क्योंकि ये रीडर्स को पढ़नी चाहिए, तब पता चलेगा। क्योंकि बहुत सारी किताबों में शुरू से पता होता है कि हमारे इस किताब का नायक या नायिका कौन है। ये बुक अपने आप में एक अनोखी है। जब आप शायद 90% बुक पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये कहानी इनकी नहीं इनकी है। तो मैं नाम नहीं लूंगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बस मैं इतना बोलूंगा कि बिट्टी को आपने लास्ट तक नहीं पता चलने दिया कि हम्म। उसके जो फ्रेंड है उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, और वो उसी के बिल्कुल। साथ ही वो बुक खत्म हो रही है। हाँ, तो मुझे मैं इसे बस क्वेश्चन मार्क पे छोड़ना चाहती हूँ हाँ, डेलिबरेटली। हाँ, तो आपको नहीं लगता आप कि अगर पूछिए, बिट्टी आपको को पता पता होता तो शायद ज्यादा बेटर होता, या फिर एट द एंड उसे पता होना चाहिए था। है। मैं इसमें एक वो जोड़ना चाहती हूँ, मतलब मैंने सोचा था कि मैं ऐसा जोड़ूंगी कि जब ऐसी क्या शुरू से दिखाया गया है कि जो पति है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, उसका जो पति है वो बहुत ही पॉजिटिव है। उसने उसे दुनिया से अलग करके रखा हुआ है हमेशा से। तो मैं ये चाहती थी कि मैं बिट्टी की और उसकी मुलाकात करवाऊं, कि वो साथ में बैठ घर आए और दोनों लोग बैठे कॉफी पिए और वो जानना चाहे कि दरअसल उसकी पत्नी थी क्या और थी कैसी, क्योंकि जो वो समझता रहा वो तो वो थी नहीं। तो मैं ये चाहती थी कि मैं इस चीज को करूं, लेकिन अगेन वही बाउंडेशन ये हो रही थी कि फिर वो चीजें कुछ रिपीटेटिव हो जाती, क्योंकि बाकी कहानी सुनाते हुए बता चुकी है उसके बारे में, उसी को यही बातें जब बताई जाती तो वो थोड़ा सा रिपीटेटिव हो जाता और पाठक को बोरिंग लग सकता था। तो अगर कभी इसके ऊपर कोई वेब सीरीज या चीजें बनती हैं तो मैं इसकी तो शुरुआत वहीं से करना चाहूंगी, जहां पर से इसको पता चलता है उसके पति को और चीजें फिर वहां पर से शुरू हो। अगर मैं इसको रीराइट कर सकती तो शायद मैं वहां पर से उस एंगल से उस चीज को शुरू करूँ। अब सच बताऊं आपको तो मेरा भी बहुत मन है कि मैं इस पे एक वेब सीरीज देखूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जो कि थोड़ा-सा और ज़्यादा फ़ोल्ड हो सकते थे, उसमें और सारी कहानियाँ निकल सकती थी। जैसे कि बिल्कुल। सुम्बुल के पिताजी का कैरेक्टर, हिटलर खान का, सुम्बुल के हम्म। हस्बैंड का कैरेक्टर बहुत छोटे से गेस्ट अपीयरेंस टाइप में आया है। वो मुश्किल से उसके पास पूरी बुक में अगर देखा जाए तो मुश्किल से 2 या 3 पन्ने आए हुए हैं। इससे ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं हुई है। तो आई करेक्ट। होप कि वेब सीरीज़ में उसपे और ज़्यादा एक्सप्लोर होगा और उसपे कुछ ना कुछ कैरेक्टर में और नई परतें निकल के आएँगी। नेक्स्ट मुझे आपसे जो सवाल पूछना है वो ये पूछना है कि आपने अपनी पहली बुक लिखी इंग्लिश में, सियाह इन एक्साइल, और फिर आपने इंतज़ार किया उसका हिंदी में अनुवाद निकालने के लिए। दूसरी बुक पहले हिंदी में क्यों? बाइलिंगुअल लोगों के साथ बड़ी समस्याएं हैं, जो जिस फ्लो में आती है जो कहानी वो उसी फ्लो में आती है, क्योंकि बाइलिंगुअल में हूँ तो उसमें बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि जब मैं सिया से शुरू किया था, मैं एक अलग माहौल में लगी,
थी, कॉर्पोरेट के माहौल में बैठ रही थी और मेरी जो बातचीत बोलचाल की उस समय भाषा थी, वो अंग्रेजी चल रही थी। क्योंकि मैं अंग्रेजी में बात कर रही थी, तो मैं सब कुछ अंग्रेजी में लिख रही थी, मैंने अंग्रेजी में ही लिखा उसको। तो मेरा इंग्लिश में ही अच्छा आया है, हिंदी में मुझे कमियाँ लगती हैं, क्योंकि वो अनुवाद की भाषा है, कहीं न कहीं से मुझे लगता है फ्लो थोड़ा-सा कम हो गया, कुछ बेहतर हो सकता था। जिस समय मैं दरख्तें लिख रही थी, उस समय लॉकडाउन का ज़माना था, पूरे तौर पे एकदम देसी घर के माहौल में थे और दूर-दूर तक अंग्रेजी से कोई लेना-देना नहीं था, सिवाय इसके कि कुछ किताब तो पढ़ी जा रही है। तो वो भाषा अंदर से वो थी और इंग्लिश भी जब मैंने लिखना शुरू किया था, तो वो हिंदी में लिखना शुरू किया था। और जब मैंने इसको सोचना शुरू किया, तो ये कहानी बहुत छोटी-सी जगह की है उत्तर प्रदेश की, जैसे रियल लाइफ कैरेक्टर थी। इस कहानी में भले आप देखते हैं कि एक कैरेक्टर मर जाता है, लेकिन ये रियल लाइफ कैरेक्टर्स में वो सब जिंदा है। और जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं इस कहानी के, उसमें जिसकी शादी हो रखी है, वो शादी हो रखी है और वो चल रही है, ठीक है? क्योंकि पति को भी नहीं बताया, पत्नी ने भी नहीं बताया है। और जो प्रेम संबंध है वो भी चल रहे हैं और शादियाँ भी चल रही हैं। तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ जो कश्मकश है इन लोगों के जीवन की, वो मैं इस तरह से लिख पाऊँ और बोल पाऊँ कि मतलब समस्या नहीं है अगर आप बोलें, अगर आप बता देते हैं। आप देखिए ना हमारे देश की ओलंपियन है, और उन्होंने अपनी लैंगिकता को स्पष्ट बता रखा है। तो क्या कहीं से उनकी इज्जत में कोई आँच आ गई, कोई कमी हो गई? नहीं ना, और उन्होंने तो कितना कुछ अचीव कर लिया, वो भी बहुत छोटी जगह से। तो किया जा सकता है, ऐसी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको आपकी पहचान चाहिए है, तो आपको उसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। जितना प्रयास हम छुपाने में करते हैं, अपनी पहचान को, अपनी कमियाँ, अगर उससे थोड़ा भी कम प्रयास हम उसको बेहतर बनाने में, उसको ज़ाहिर करने में करें, तो मुझे लगता है ज़्यादा अचीव हो सकता है, प्रॉब्लम कम हो जाएँगी जीवन की। इसलिए मैंने इसको उस एंगल से लिखना चाहा। तो क्या इसका इंग्लिश अनुवाद भी आएगा या सिर्फ मुझे हिंदी में ही लगता है रहेगा अभी? नहीं, मुझे लगता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-3 लोगों से ट्रांसलेशन के लिए बात कर चुकी हूँ। मेरे अपने पास वक़्त नहीं है। मुझे लगता है पिछली बार की तरह ऐसा ना हो कि मैंने 2 साल अलग-अलग लोगों को देकर उसके बाद फाइनली अपने आप ही किया था। और शायद हो सकता है इस बार भी मैं ऐसा करूँ, लेकिन अभी तो मैंने बात करी है ट्रांसलेट कराने के लिए। तो उसका नाम अभी हो गया है डिसाइड या फिर नाम बाद में ही आएगा? नहीं, अभी अभी कुछ भी नहीं सोचा है। वो इंग्लिश की ऑडियंस और हिंदी के ऑडियंस, आई एम सॉरी, रीडर्स बहुत डिफरेंट है। तो उस समय पब्लिशर क्या बोलता है इंग्लिश के हिसाब से और क्या हम लोग सोचते हैं, वो शायद कुछ अलग हो। स्मैशिंग द बाउंड्रीज वैसे अच्छा रहेगा, दरअसल दायरे का जो अनुवाद है वो भी अच्छा रहेगा। तो शायद हम लोगों के पाठकों को और दर्शकों को एक छोटा-सा टीज़र मिल रहा है आने वाली बुक का, अगर अगर उन्हें इंग्लिश में पढ़नी है। वैसे मुझे लगता है इतना लंबा इंतज़ार नहीं करना चाहिए, अगर आपको बुक को एन्जॉय करना है तो आप हिंदी में ऑर्डर करिए। क्योंकि जी, मेरे ख़्याल से इसमें जो हिंदी के संवाद हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। मैंने अपने रिव्यू में भी उसको एक हिंदी का संवाद उसमें मेंशन किया है। तो जब आप हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और जो आपने बताया कि आपने ये बुक लॉकडाउन में लिखी है, वो शायद उसमें दिख भी रही है क्योंकि जो आपने भाषा का प्रयोग किया है, वो भाषा हमारे बीच जी, की है। क्योंकि मैं उस कानपुर और बिल्कुल। अवध की बैच के एरिया में रहा हूँ, वहाँ मैंने पढ़ाई करी है, तो मुझे पता है कि हाँ, वहाँ पे किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और किस तरीके से वहाँ वार्तालाप होते हैं। तो वो बहुत रियल लगता है, वो फेक नहीं लगता है। तो हम लोग तो इसी भाषा में रहे हैं, मतलब आज भी अगर हम लोग घर जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए, इवन यहाँ मेरे पास में जो मेरी एक हेल्पर आती है और वो वहीं की है, उसकी रहने वाली है। तो वो जब बात करती है तो हम लोग अवधी में ही बात करते हैं। हम लोग यहाँ पर ये सोफिस्टिकेटेड जो भाषा है, उसमें बात करते ही नहीं। तो हमारी तो बात ही जो होती है वो एकदम देसी ज़बान में अवधी में होती है। तो वो टच मेरा बना हुआ है, क्योंकि हम लोग जितना भी चाहे घर जाते हैं, घर में जो बड़े बूढ़े हैं वो अब हिंदी बोलते हैं, कोई इतना नजाकत से हिंदी बोलता नहीं है। तो हम लोग का टच उससे बना हुआ है और वो आपको दिख रहा होगा हमारे संवाद हुँ, तो अब क्योंकि ये इंटरव्यू अब खत्म होने की कगार पे है, मैं बस आपसे पूछना में। चाहूँगा कि आप अपने फ्री टाइम पे क्या करती हैं? बुक्स पढ़ती हैं, मूवीज़ देखती हैं या फिर सीरीज़ देखती हैं? मैं सोती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक आपके पास में फुल टाइम नौकरी हो, एक परिवार हो जिसमें 2 बच्चे हों, उसके अलावा ससुराल है, मायका है, फ्रेंड्स हैं, काम है, किताबें हैं।
इतना ओवरवर्क्ड हो जाते हैं कभी-कभी कि मुझे खाली समय मिलता है तो मैं सिर्फ दरवाज़ा बंद करके इसलिए कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। मैं सिर्फ सो जाना चाहती मैंने सोचा था हूँ। कि आपसे कुछ रिकमेंडेशन माँगूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ रिकमेंड कर सकें कि कोई बुक या कोई मूवी उन्हें जो देखनी चाहिए, जो आपकी फ़ेवरेट हो। मूवी देखो मैं बहुत कम देखती हूँ, बहुत कम देखती हूँ, जब तक मुझे कुछ बहुत अंदर से नहीं आता कि मुझे ये देखनी चाहिए मैं पिक्चर हॉल में आसानी से नहीं जाती हूँ। वेब सीरीज़ देख लेती हूँ, वही जब बहुत रिकमेंडेड होती है, जो जिन लोग को मेरा टेस्ट पता है, वो लोग मुझे रिकमेंड करते हैं, तो फिर मैं उसे देख लेती हूँ। मुझे कुछ-कुछ स्पाई सीरीज़ जैसे बहुत पसंद है, तो वो मैं देख लेती हूँ। किताबों में रिकमेंडेशन मैं दे सकती हूँ इसलिए क्योंकि मैं वो पढ़ती रहती हूँ, जो मैंने वापसी मेरी मेट्रो से होती है अपने ऑफिस से, तो वो मेरा पढ़ने का टाइम होता है जिसमें मैं सबसे ज़्यादा पढ़ती हूँ, गाने सुनना और पढ़ना, 2 काम उस वक़्त होते हैं। तो यदि आप किताबों की बात करें तो वो रिकमेंडेशन मैं दे सकती हूँ। तो आप कुछ बताइए, कुछ रिकमेंड करिए। बताऊँ? देखिए नया-नया कोई पाठक नया-नया पढ़ना शुरू कर रहे हैं अगर हिंदी, तो जो नई वाली हिंदी की किताबें हैं, आप बिल्कुल बेशक उनसे शुरू करिए। लेकिन हमेशा ये कोशिश ज़रूर करिएगा कि आप जो हमारे 4-5 बड़े राइटर्स हैं, जो मान्य राइटर्स हैं, उनको ज़रूर से पढ़ें। मेरा सजेशन नए रीडर्स के लिए ये है कि आप शुरुआत ज़रूर नई वाली हिंदी से और सरल किताबों से करिए, ताकि आपको पहले आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। जब इंटरेस्ट एक बार आपका बन जाएगा, फिर आप धीरे-धीरे करके जो साहित्यिक अच्छी किताबें हैं, उनको पढ़ना शुरू करें। क्योंकि आपको एकदम से मैं बोलूँ कि आप मृत्युंजय पढ़ लीजिए, तो शायद आप नहीं उसको समझें और शायद आपको वो पसंद नहीं आए। तो एकदम से कुछ भारी पढ़ने की जगह यदि आप चाहते हैं, तो आप पहले हल्की किताबों से शुरू कर सकते हैं, जहाँ पर से आपका इंटरेस्ट बनना शुरू हो। जैसे इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं इंसान चेतन भगत से शुरू करके और फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ता है। वैसे ही अगर आप हिंदी से शुरू करते हैं, तो नई वाली हिंदी में बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप जनता स्टोर से शुरू कर सकते हैं। अगर आपको रोमांस में इंटरेस्ट है और आपको थोड़ी-सी फैंटेसी की तरफ जाती है कहानी कि वो हम क्या हो सकते थे, फिर आप धीरे-धीरे उसका नाम फिर से बता सकती हैं क्या बुक का? जनता स्टोर आप ज़रूर से पढ़ लें, अगर आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो। और हुँ, बहुत ही बेहतरीन किताब है, अगर आप उसे पढ़ेंगे और आपका थोड़ा भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया। अगर आपको जैसे कहानियाँ पढ़ना पसंद है, तो आप ड्रैगन ट्रेन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छी किताब है, मुझे पढ़ने में मज़ा आया उसको। वो ऐसी किताबें होती हैं जिन्हें आप रख नहीं पाते हैं। मुझे उस तरह की किताबें पसंद है जो तेज़ चलती हैं, बहुत धीरे चलने वाली किताबें मैं आसानी से खत्म नहीं कर पाती हूँ। फिर दिव्य प्रकाश दुबे जैसी हैं, उनकी किताबें हैं। तो आपको रोमांस, फैंटेसी पसंद है कि हम सब कुछ छोड़-छाड़ के आप मुसाफिर कैसे पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा कि एक शहर की लाइफ छोड़ के कैसे पहाड़ों पे जाके कैसे खोल के शुरू करता है। तो इस तरह की चीज़ें आप छोटी-छोटी कहानियों से शुरू कर सकते हैं। फिर आगे जब बढ़ते हैं, तो ज़रूर करूँगी कि अच्छी साहित्यिक किताबें ज़रूर पढ़िए। आपको भाषा में मदद मिलेगी, आपको चीज़ों को गढ़ने में समझने में मदद मिलेगी। क्योंकि क्या होता है हमें लगता है कि हमने बहुत सीख लिया, सीखने खत्म कभी नहीं होती। जैसे-जैसे आप पढ़ते जाते हैं आपको लगता है कि मतलब ओफ़ो! यही चीज़ जो हमारे दिमाग में थी, इतने कम शब्दों में इतने बेहतरीन तरीके से लिख दी होती है उन लोगों ने। ऐसे ही वो मंझे हुए राइटर्स नहीं हैं। तो आपको लगे आप रश्मि रखी पढ़िए अगर आपको पोएम्स पढ़ने का शौक है। आप शिवाजी सावंत की किताबें हैं जैसे, वो पढ़िए, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में कि आप कैसे हिस्ट्री को किस तरीके से उन्होंने लिखा है। जैसे पीताम्बरा लिखी है, कितनी खूबसूरत पीताम्बरा अगर आप पढ़ेंगे तो वो है, या मृत्युंजय फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत अच्छी किताब है। उन्हें पढ़िए आप एक अलग तरीके से युगांधर पढ़िए, अलग तरीके से कृष्ण को, कर्ण को जानने का आपको मौका मिलेगा। और मुझे ऐसी कहानियाँ पसंद है, मुझे मानस का हंस है अमृता नागर की। मुझे तुलसी को एक नए नज़रिए से देखने को हमने हमेशा सोचा ना कि कोई बहुत विद्वान से एक व्यक्ति रहे होंगे, उन्होंने पूरी रामचरितमानस ये लिख डाली। ऐसा नहीं था। कैसे रहे होंगे तुलसी अगर आपको जानने की वो उत्सुकता है, तो आप मानस का हंस पढ़िए और आपको मज़ा कि हमारे आपके जैसे लोग कैसे अपने आप को मानते हैं, कैसे धीरे-धीरे साधना के इस लेवल पे पहुँचते हैं, कि वो राम को पा पाते हैं। मुझे अच्छा लगता है ऐसा पढ़ना और आप चाहें तो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं ये किताबें। बिल्कुल। मैं आपको एक मूवी रिकमेंड करना चाहूँगा। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि जो हमारे जिस जिस सब्जेक्ट पे ये बुक है, दरकते दायरे, जी,
तो हुँ, उसी पर एक मूवी है नेटफ्लिक्स में द हाफ ऑफ इट। तो मुझे ये मूवी अच्छा। इतनी अच्छी इस वजह से लगी क्योंकि इसमें एक कैरेक्टर है एली चू नाम का, तो शी इज़ अ हुँ, वंडरफुल राइटर, वो बहुत अच्छा लिखती है। हुँ, तो उसके हुँ, क्लास में एक जो मतलब क्लासमेट है मेल, उसको उसी की क्लास की एक फीमेल पसंद आ जाती है, उसके कॉलेज की। अब वो जी, उतना अच्छा लिख नहीं पाता है, तो वो चाहता है कि एली हुँ, चू उसके लिए राइटिंग मतलब जो लेटर्स है वो लिखे। तो अब वो अच्छा, लेटर्स लिख रही है उस फीमेल कैरेक्टर को और वाह! फीमेल कैरेक्टर को उसके शब्दों से प्यार हो रहा है। हाँ, क्योंकि वाह! और जैसे-जैसे वो बताती जा रही है ना कि हाँ, कि मतलब मुझे तुम्हारी ये चीज़ पसंद है, मुझे तुम्हारी वो चीज़ पसंद है, तो एली को भी नहीं पता है कि शी इज़ सेक्सुअली ओरिएंटेड टू हर। बट जैसे-जैसे वो उसे जान रही है, उसे समझ रही है, तो उसे रियलाइज़ हो रहा है कि शी इज़ द वन जिसके लिए मतलब मुझे केयर आती है या फिर जिसके लिए मुझे इतना प्यार आ रहा है। और जो शुरुआत में हाँ, वो लेटर्स लिखने के लिए पैसे लेती है, लास्ट में वो अपनी हाँ, स्वेच्छा से वो लेटर्स लिखना चाहती है कि मतलब मुझे कम से कम उससे वो बात करनी है, मुझे वो संवाद करना है। नहीं ज़रूर, वाह! तो ये ये मैं ज़रूर इतनी देखना प्यारी मूवी है चाहूँगी ना। क्योंकि देखो चीज़ है ना, देखो ये स्कूल टाइम में जब आपको पता नहीं होता कि आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन है क्या, ये वही वक़्त होता है, तो मैं ज़रूर ये चीज़ को देखना चाहूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखिए आपने कितना डीपली पढ़ा है कि आप सब्जेक्ट भी समझ रहे हो और आप रिकमेंडेशन भी दे रहे हो। तो आई डेफिनिटली वॉच दैट मूवी क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि बात होना शुरू हो, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरी बेटी आज 14 साल की है बड़ी वाली। हम बात करते हैं, हम लोग हर किस्म की बात करते हैं, उसमें हम सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात करते हैं। क्योंकि अगर बच्चे जानेंगे नहीं, स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन है नहीं, तो आप कैसे उन्हें बताएँगे कि आपको जीवन में कौन-सी चीज़ें थी जिन्हें हम गलत सही के पैमाने में समाज के हिसाब से ढालते रहे या खुद को दबाते रहे, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा संवाद मेरे बच्चों से बना रहे। पर ये संवाद घरों में माँ-बाप का अपने बच्चों से होना ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक स्कूल एजुकेशन में तो इस प्रकार की कोई मुझे लग नहीं रहा कि जल्दी में कुछ होने वाला है, कोई चेंज होने वाला है। सही है। तो इसी नोट पे हम लोग ये इंटरव्यू खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच मैम अपना कीमती समय हम लोग को देने के लिए। और हाँ, मेरा आप सभी व्यूअर्स से यही है कहना कि इस बुक को पढ़िए और जानिए कि इस सब्जेक्ट पे बात करना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद हम लोगों के बीच में हर कोई इतना खुल के बात करना नहीं चाहता है और इसीलिए किताबें, मूवीज़ और सीरीज़ बनती हैं। तो उनकी वैल्यू को समझिए और किताबें ज़रूर ऑर्डर करिए क्योंकि एक किताब आपको 200 ₹250 या ₹300 में जो ज्ञान दे सकती है, वो आप जो 200 ₹250 का पिज़्ज़ा खा के वेस्ट कर देते हैं, उससे बेहतर है कि आप एक किताब ऑर्डर करिए जो आपके साथ काफ़ी लंबे समय तक रहेगी। उसकी जो दी हुई शिक्षाएँ हैं, उसके जो बहुत सारे मैसेजेज़ हैं, वो आपके साथ लाइफ़ टाइम रह सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम अपना कीमती समय देने के लिए। आई होप कि आपकी अगली बुक जल्दी रिलीज़ होगी और हुँ। उसके लिए फिर हम लोग आपसे फिर से कनेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे। शुक्रिया। थैंक यू मैम।